हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज, आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि बेसिकली आज की वीडियो हमारी एक क्लास किस टॉपिक पर है। तो बेसिकली आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके BNSS एंड CRPC के जो आपके मिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं 2024 के जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है 19 उन एग्जाम जो उनसे रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एंड मैंने जो बेसिकली टाइप किए हैं आज की इस क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन टाइप किए हैं। एंड बेसिकली वो ज़्यादा क्वेश्चन उठाएं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं एंड जो इस बार आपने एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में दिए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपके इस क्लास की जो PDF है वो आपको कैसे प्रोवाइड होगी। तो करते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना को परिभाषित करती है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन सिविल डिफेंस कोड। बेसिकली इंडियन सिविल डिफेंस कोड नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। जैसे कि हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो बेसिकली इंडियन सिविल डिफेंस कोड हो गया, लेकिन जो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आपको ये पता होगा, आपके पास ऑप्शन दे रखी, ऑप्शन ए में दे रखा सेक्शन 2 का फर्स्ट का आई एंड ऑप्शन बी में दे रखा सेक्शन 2 फर्स्ट जे एंड ऑप्शन सी में दे रखा 2 फर्स्ट के एंड ऑप्शन डी में दे रखा 2 फर्स्ट एल। बेसिकली जो आपकी जो डेफिनेशन ये दे रखी हैं जो आपकी CRPC में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो सेक्शन 2 में दे रखी हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना से संबंधित जो आपकी डेफिनेशन है वो डिफाइंड की गई है सेक्शन 2 फर्स्ट के आई में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूरेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जांच, इनमें से कौन सी, मतलब BNSS के थ्रू इसमें जांच क्या है। इन्वेस्टिगेशन अंडर द BNSS 2023। ऑप्शन ए में दे रखा एक न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी में दे रखा एक पुलिस प्रक्रिया है, ऑप्शन सी में दे रखा है एक प्राइवेट प्रक्रिया है, ऑप्शन डी में दे रखा एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो बेसिकली जो BNSS 2020 के थ्रू जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या है, तो वो एक जुडिशियल प्रोसेस है। क्या है? जुडिशियल प्रोसेस, मतलब एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चिन्हित अधीन गलत उत्तर को कीजिए। मतलब आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है, तो उसको हमें चिन्हित करना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है जांच किसी न्यायालय द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी में दे रखा है जांच आरोप की विवेचना के पश्चात की जाती है, ऑप्शन सी में दे रखा है जांच आरोप की विवेचना न के पूर्व की जाती है, ऑप्शन डी में दे रखा है जांच किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। तो बेसिकली जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है, आरोप के पूर्व की जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, लेकिन ऑप्शन जो बी है जांच आरोप की विवेचना के पश्चात, मतलब बाद की जाती है, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 फर्स्ट एल परिभाषित करती है सेक्शन 2 फर्स्ट एल ऑफ द BNSS 2023 डिफाइंस। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुवीक्षण, ऑप्शन बी
इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, ऑप्शन डी में दे रखा आरोप मतलब एलिगेशन, ऑप्शन डी में दे रखा क्राइम मतलब अपराध। व्हाट इज द राइट आंसर? तो बेसिकली जो आपका VNSS की जो सेक्शन की धारा 2 फर्स्ट एल है वो आपको अन्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कोई कार्यवाही जिसके दौरान साक्ष्य को शपथ पर लिया जाता है क्या कहलाती है। मतलब ऐसी कौन सी कार्यवाही है जो साक्ष्य को शपथ पर लिया जाता है। एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए जांच इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी शपथ कथन, या ऑप्शन डी अन्वेक्षण, या ऑप्शन डी न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसेस। बेसिकली कोई भी मतलब कार्यवाही के दौरान साक्ष्य पर लिए गई शपथ जो है वो आपकी न्यायिक कार्यवाही मतलब जुडिशियल प्रोसेस कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा असंज्ञेय मामले को किस धारा में परिभाषित किया गया है। जो आपके असंज्ञेय मामले उसको किस धारा में जो VNSS की में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 21M, ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 21N, ऑप्शन सी में दे रखा है 21O, सेक्शन डी में दे रखा है ऑप्शन डी में सेक्शन 21P। तो बेसिकली जो असंज्ञेय मामले हैं परिभाषित डेफिनेशन आपका जो दे रखी है तो में दे रखी है, लेकिन जो असंज्ञेय मामले हैं वो सेक्शन 21O में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि समन मामला समन केसेस में ऐसे मामला प्रेत हैं जो संबंधित हैं। मतलब जो समन मामला वो किससे रिलेटेड है इसमें। ऑप्शन ए में दे रखा 2 वर्ष से अधिक की अवधि से दंडनीय अपराध से कारावास, ऑप्शन बी में दे रखा 2 वर्ष तक के कारावासों से दंडनीय अपराध, ऑप्शन जी दे रखा आजन्म कारावास से दंडनीय अपराध, ऑप्शन डी में दे रखा उपरोक्त कोई भी नहीं मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जो समन मामले में जो अभिप्रेत हैं जो रिलेटेड रखते हैं वो है 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि वारंट मामले में सम्मिलित नहीं है कोई मामला जो निम्नलिखित से दंडनीय अपराध किसी अपराध से संबंधित है। मतलब वारंट जो है मामले वारंट जो मामले केसेस है वो दंडनीय अपराध से कौन से इसमें जो है वो दंडनीय अपराध से संबंधित जो वारंट मतलब केस में दिया जाता है वारंट मामले में सम्मिलित नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा है जो वारंट से सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेथ मतलब मृत्यु, 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास। व्हाट इज द तो जो वारंट से सम्मिलित नहीं है वो 2 वर्ष से अधिक का कारावास है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि यह नियम है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन समस्त अपराधों का विचारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। कौन सी धारा में अंतर्विष्ट है। मतलब जो आपकी VNS का जो सेक्शन VNS के जो आपके क्राइम है अपराध हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब VNSS के उपबंधों के अनुसार मतलब कौन सी ऐसी धारा जो में अंतर्विष्टित है। सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 6। बेसिकली सेक्शन 4 के अंदर ये धारा अंतर्विष्ट है आपकी VNSS में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि पीड़ित में शामिल नहीं है। मतलब जो पीड़ित है वो विक्टिम है उसमें कौन इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए स्वयं पीड़ित, या ऑप्शन बी पीड़ित का संरक्षक, ऑप्शन सी पीड़ित का वैधिक उत्तराधिकारी, या ऑप्शन डी पीड़ित का मुख्तार। तो डियर स्टूडेंट जो पीड़ित में जो सम्मिलित नहीं है वो पीड़ित का मुख्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC ऑफेंस
filling under section 376 and 376A 2D IPC as far as possible are to be tried by a woman presiding judge। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 कैसे लेकर गैर तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी धारा है दंड प्रक्रिया संहिता जिसमें यह करनी चाहिए? सेक्शन 26, सेक्शन 26B या सेक्शन 55A या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली सेक्शन जो है आपका ए मतलब धारा 26 के उसके अधीन भारतीय दंड संहिता 276 376 से लेकर 306 तक का विचाराधीन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ना हाँ 12 तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए हाई कोर्ट कैन पास, मतलब एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता है? ऑप्शन ए में दे रखा है मृत्युदंड, ऑप्शन बी आजीवन कारावास, ऑप्शन सी सश्रम कारावास या ऑप्शन डी कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। तो एक उच्च न्यायालय इन तीनों मतलब जो दंड है उनको कर सकता है, मतलब कोई भी जो विधि द्वारा प्राकृतिक हो कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर डी का 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसने पूछा है एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट में बी पास्ड बाय, मतलब आजीवन कारावास का दंडावेश निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायिक न्यायाधीश मतलब सीजीएम द्वारा, या एससी मतलब सेशन जज द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, या ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा, या ऑप्शन डी प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट। मतलब आजीवन जो कारावास है वो कौन सा दंड मतलब कौन से जज के द्वारा पारित किया जा सकता है? वो तो डिविजन वो सेशन जज मतलब सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास, मतलब एक मुख्य न्यायिक मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंड पारित कर सकता है? 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडदेश, या आजीवन कारावास का दंडदेश, या मृत्युदंड, या 7 वर्ष से अधिक कारावास का दंडदेश। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14? सो बेसिकली ए जो सीजीएम होता है वो 7 वर्ष से अधिक कारावास को दंडादेश कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि इन विच प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब ये सीआरपीसी की जो क्वेश्चन है वो चल रहे थे, पहले चल रहे थे बीएनएसएस के क्वेश्चन, अब सीआरपीसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। इट इज प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन इज बाउंड टू असाइन टू मजिस्ट्रेट और ए पुलिस ऑफिसर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग एनी ऑफेंस, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की किस प्रावधान के अंतर्गत यह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की पर्याप्त सहायता करने के लिए बाध्य है। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की कौन सी धारा है, ऐसा कौन सा प्रावधान है जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को मतलब सहायता करने के लिए बाध्य है? सेक्शन 34 या सेक्शन 35 या सेक्शन 36 या सेक्शन 37? व्हाट इज द राइट आंसर? सो बेसिकली सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को यह बाध्य किया गया है कि वो मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करें। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस टू द पुलिस ऑफिसर, मतलब निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कुछ अपराधों में पुलिस अधिकारियों को जनता द्वारा इल्लता करने का प्रावधान करती है? मतलब ऐसा कौन सा धारा है सीआरपीसी की जो पुलिस अधिकारी को मतलब जनता को इल्लता करने का प्रावधान करती है? सेक्शन 38, सेक्शन 40 या सेक्शन 39 या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो बेसिकली सेक्शन 39 के थ्रू पुलिस द्वारा जनता को लत्ता करने का प्रावधान करती है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम एंड मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 में निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कौन सी सेक्शन मतलब कौन सी धारा में मेंशन किया गया है सीआरपीसी का? सेक्शन 40 या सेक्शन 51 या सेक्शन 42 या सेक्शन 41। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो बेसिकली जो आपका सेक्शन 41 है मतलब धारा 41 है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट विदाउट मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आपका ना गिरफ्तार कर सकता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसने पूछा कि वहन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन ए में दे रखा है जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है। मतलब पुलिस की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करता है। ऑप्शन बी में दे रखा है जो राज्य सरकार द्वारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उद्घोषित किया जा चुका हो, मतलब राज्य सरकार द्वारा उसे मतलब अपराधी ठहराया जा चुका हो। ऑप्शन सी में दे रखा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बेसिकली दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि प्रोसीडर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज प्रोवाइड इन सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर कोड। मतलब गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दिए, कौन सी धारा में दिए गए? मतलब गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? बेसिकली क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए में दे रखा है 41B, ऑप्शन बी में दे रखा है 41A, ऑप्शन सी में दे रखा है 41D या ऑप्शन डी में दे रखा है 41C। व्हाट इज द राइट आंसर? तो बेसिकली 41B में ये जो है ये मेंशन किया गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी करने का अधिकार के कर्तव्य सीआरपीसी के सेक्शन 41 के बी में दिए गए हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि अंडर विच प्रोविजन एन अरेस्ट पर्सन हैज राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। मतलब किसी उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। मतलब सीआरपीसी में ऐसी कौन सी धारा है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पूछताछ के दौरान वह अपने मन पसंदीदा अधिवक्ता मतलब वकील को चुनने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है धारा 39, ऑप्शन बी में दे रखा है धारा 40, ऑप्शन सी में दे रखा है धारा 41, ऑप्शन डी में दे रखा है धारा 41 है। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20? तो मैंने पहले ही बता रखा था कि धारा 41 है, मतलब डी में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी पर्सन अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार 41D में रखता है भारतीय दंड संहिता की में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर ऑथराइज ए प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एनी पर्सन कमिटिंग कोग्निटिवल ऑफेंस। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है गिरफ्तार करने का अधिकार करता है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मतलब एक संज्ञेय अपराध करता है
को भी प्राइवेट व्यक्ति से अधिकार कर सकता है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में मेंशन किया गया है। तो उसे धारा 44 दे रखा है, धारा 42 दे रखा है, धारा 43 दे रखा है, धारा 45 दे रखा है। तो बेसिकली जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 43 में ये मेंशन किया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट टू विदा। मतदंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान करती है। धारा 41, धारा 45, धारा 46, धारा 50। जो धारा 45 है वो जो सीआरपीसी की जो धारा सेक्शन 45 है वो सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 23 में कि ए रेप एक्यूज में बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आउटसाइड द रेडियस of the 16 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ occurrence एट द रिक्वायर्ड ऐप। मतलब किसी बलात्संग अपराधी को किसी प्रार्थना पर घटना स्थल से 16 किलोमीटर की परिधि के बाहर चिकित्सालय पर। मतलब कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन का कि अगर किसी बालिका के साथ रेप हो जाता है तो उसे मतलब एरिया के 16 किलोमीटर के अंदर किसी अस्पताल या चिकित्सा में भेजा किसके साथ भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए पीड़ित, ऑप्शन बी माता पिता या अवयस्क पीड़ित या पीड़ित का निकटतम परिजन, या ऑप्शन सी सहायक अभियोजन अधिकारी या लोक अभियोजक, या ऑप्शन डी किसी पुलिस अधिकारी। जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है उसमें क्या जाता है कि एक पुलिस अधिकारी उसके साथ जाता है, ना कि मतलब उसका कोई पीड़ित जाता है। मतलब पीड़िता के साथ मतलब उसका मतलब पुलिस अधिकारी जाना जरूरी होता है जिससे कि उसकी जांच की जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स आइडेंटिफाइंस ऑफ अरेस्ट पर्सन। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति को संघात का प्रावधान करती है, मतलब आइडेंटिफाई करती है। सेक्शन 54, सेक्शन 54A, सेक्शन 55A या सेक्शन 60। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। तो सेक्शन 55A ये मेंशन करते हैं कि उसकी जो आइडेंटिफाइड है वो मतलब शनाख्त की जाए दंड प्रक्रिया संहिता की। एंड अब बात करते हैं 25, ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नहीं है ये सेक्शन है ऑफ सीआरपीसी इट्स द मैंडेटरी फॉर द ऑफिसर टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्ट बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा ए के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। मतलब कि अगर कोई पुलिस किसी पर्सन या व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे 24 घंटे के अंदर किसी नज़दीक अदालत में मजिस्ट्रेट मतलब जज के सामने पेश करना होता है, वो सीआरपीसी की कौन सी धारा में मेंशन है या दिया गया है। सेक्शन 57 में, सेक्शन 68 में, या सेक्शन 79 में, या सेक्शन 90 में। तो बेसिकली सेक्शन 57 में ये मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। एंड आई थिंक आपको ये जो क्लास है हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके इस बार पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड जिससे कि हम आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रही। एंड अगर आपको PDF चाहिए इस क्लास की तो आपको हमारा ये व्हाट्सएप नंबर चमक रहा है 6398304022। इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, उसकी कमेंट मतलब उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना होगा एंड इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड हाँ, जो भी स्टूडेंट ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है जिसमें कम से कम
आई थिंक 8 या 9 मतलब 100 स्टूडेंट हैं। वो डिस्कस करते रहते हैं बेसिकली, उसमें ऑल इंडिया बार से रिलेटेड डिस्कशन होता रहता है एंड नोट्स सेंड होते रहते हैं। मतलब उसमें एमसीक्यू भी वेयर एक्ट्स उसमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर उसमें जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, एंड लिंक के द्वारा अगर आपको नहीं जुड़ा जाता है तो आप हमारे व्हाट्सअप के नंबर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास कौन सी टॉपिक पर लें वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।